नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाते हैं दुनिया भर की हलचल से। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। इजराइल हमास संघर्ष के 21वें दिन भी गाजा पर हवाई हमले जारी। इजराइल ने हमास के 250 से अधिक ठिकानों को बनाया निशाना, कई कमांडर ढेर। हमास ने तेल अवीव पर दागे रॉकेट। हमास ने कहा संघर्ष विराम होने पर ही होगी बंधकों की रिहाई। मिस्र के रफा से गाजा तक मानवीय सहायता पहुंचाने का सिलसिला जारी। संयुक्त राष्ट्र ने गाजा में पहुंच रही सीमित मानवीय सहायता पर जताई चिंता। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने मानवीय गठबंधन बनाने की बात कही। तनातनी के बीच चीन के विदेश मंत्री वांग यी का अमेरिका दौरा। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ की बैठक। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में सुधार की कोशिश पर दिया जोर। यूरोपीय संघ के नेताओं ने यूक्रेन के मुद्दे पर की बैठक। अधिकतर देशों ने यूक्रेन को ज्यादा वित्तीय सहायता देने का किया समर्थन। हंगरी और स्लोवाकिया ने फैसले से पहले जताई आपत्ति। मैक्सिको में ओटिस तूफान ने मचाई भारी तबाही, अरबों डॉलर का हुआ नुकसान। अब तक 27 लोगों की मौत। राहत और बचाव अभियान के लिए सेना, वायुसेना और राष्ट्रीय गार्ड के 8,400 सदस्य तैनात। और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं एशिया का आईना। और इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इजराइल और हमास के बीच संघर्ष की। इजराइल हमास युद्ध को 21 दिन बीत चुके हैं। युद्ध और भीषण होता जा रहा है। हजारों लोगों की जान जाने के बाद भी शांति की कोई किरण नजर नहीं आ रही है। इजराइल गाजा में हवाई हमलों के साथ साथ जमीनी छापेमारी भी कर रहा है। हमास ने इजराइल के तेल अवीव में रॉकेट हमला किया है। हमास का एक प्रतिनिधिमंडल रूस में है और उसने कहा है कि बंदी बनाए गए लोगों को तब तक रिहा नहीं करेंगे जब तक गाजा में युद्ध विराम नहीं हो जाता है। उधर लेबनान सीमा पर इजराइल की हिजबुल्लाह के साथ झड़प जारी है। इस समय पूरी दुनिया का ध्यान मध्य पूर्व एशिया पर बना हुआ है। 7 अक्टूबर को आतंकी संगठन हमास ने इजराइल पर हमला कर एक नई जंग छेड़ दी, जिसकी भरपाई आज तक लाखों लोग चुकाने पर मजबूर हैं। इजराइल हमास संघर्ष अपने 21वें दिन में प्रवेश कर चुका है, लेकिन ये थमने की बजाय लगातार और विकराल होता जा रहा है। 21 दिनों से जारी संघर्ष में हताहत लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और हजारों लोगों की जान लेने के बाद भी ये सिलसिला थमता नहीं दिख रहा। इस बीच आईडीएफ ने कहा है कि उसने 24 घंटे में तीसरी बार मध्य गाजा में छापेमारी की। उस दौरान आईडीएफ ने एंटी टैंक मिसाइल लॉन्च करने के ठिकाने, सैन्य कमांड कंट्रोल सेंटर और हमास के लड़ाकों को निशाना बनाया। इसके अलावा इजराइल ने गाजा पर एयर स्ट्राइक के जरिए 250 से अधिक ठिकानों को निशाना बनाया। हमास के खिलाफ दक्षिणी मोर्चे पर युद्ध लड़ रहे हैं। हम उत्तरी इलाके में तैयार हैं। हिजबुल्लाह को हमने नुकसान पहुंचाया है। हमारा लक्ष्य युद्ध जीतना और बंधकों की सुरक्षित वापसी है। जमीनी हमले के लिए युद्धाभ्यास जारी है और वह दिन दूर नहीं है जब हमास पर हमले करने के लिए स्थितियां सही होंगी। इस बीच इजराइल ने दावा किया है कि आईडीएफ लड़ाकू विमानों ने दराज तुफा बटालियन में कार्रवाई के दौरान हमास के कई बड़े कमांडर मार गिराए। इस बात का भी दावा किया जा रहा है कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले में इन आतंकियों ने बड़ी भूमिका निभाई थी। वहीं इजरायली सेना ने बंधकों की संख्या में एक बार फिर बदलाव करते हुए बताया कि हमास के कब्जे में 229 बंधक हैं। हमने 229 बंधकों के परिवारों को सूचित कर दिया है। इनमें से कुछ जानकारी हमारी अतिरिक्त पहचान और ताज़ा खुफिया जानकारी से संबंधित है। यह सूचना हमारी कार्रवाई और विदेशी नागरिकों के स्थान से संबंधित है जो इजराइल में नहीं है। उसी आधार पर बंधकों की सूची में बदलाव हुआ है।
उधर रूसी मीडिया के मुताबिक हमास के प्रतिनिधियों ने मॉस्को में रूस के विदेश मंत्रालय से संबंधित अधिकारियों से मुलाकात की। रूसी मीडिया ने दावा किया है कि हमास ने कहा है कि बंदी बनाए गए लोगों को तब तक रिहा नहीं करेंगे जब तक गाजा में युद्ध विराम नहीं हो जाता। इस बीच क्रेमलिन ने हमास प्रतिनिधिमंडल को मॉस्को में आमंत्रित करने के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि जारी संघर्ष में सभी पक्षों के साथ संपर्क बनाए रखना जरूरी है। हमास के प्रतिनिधियों का क्रेमलिन के साथ कोई कार्यक्रम नहीं है। विदेश मंत्रालय ने एक संदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि संघर्ष में सभी पक्षों से संवाद आवश्यक है और निश्चित रूप से हम इजरायल के साथ भी हमारा संवाद जारी रखेंगे। उधर अमेरिका ने हमास प्रतिनिधिमंडल की मॉस्को यात्रा की आलोचना करते हुए कहा कि निर्दोष इजरायलियों को मारने के लिए हमास का समर्थन सही नहीं है। दुनिया भर के किसी भी अन्य देश के लिए हमारा संदेश यह है कि इजरायलियों को मारने के लिए हमास का समर्थन करने का यह सही समय नहीं है। वहीं यूरोपीय संघ के नेताओं ने हमास के खिलाफ इजरायल की कार्रवाई को आत्मरक्षा का अधिकार बताते हुए कहा कि गाजा के विनाश के लिए सिर्फ और सिर्फ हमास जिम्मेदार है। इजराइल एक लोकतंत्र है जिस पर आतंकवादी संगठन हमास ने हमला किया है। इजराइल को अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप आत्मरक्षा का अधिकार है। हमास को बिना किसी पूर्व शर्त के सभी बंधकों को तुरंत रिहा करना चाहिए। हमास अपनी आतंकवादी गतिविधियों के माध्यम से फिलिस्तीनी लोगों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। इस बीच लेबनान सीमा पर भी इजरायली सेना और हिजबुल्लाह के बीच हमले जारी हैं, जिसमें हिजबुल्लाह के कई लड़ाके मारे जा चुके हैं। इसके अलावा मिस्र के लाल सागर से लगे 2 कस्बों पर गोले दागे गए, जिसमें 6 लोग घायल हो गए। बहरहाल इस संघर्ष के कारण स्थिति बद से बदतर हो गई है और फिलहाल जारी संघर्ष का समाधान होता नहीं दिख रहा। इजराइल हमास युद्ध के कारण गाजा में हालात काफ़ी ख़राब हैं। यहाँ बड़ी मुश्किल से मदद पहुँच रही है। इस बीच गाजा में पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। हमले के कारण गाजा के 1/3 अस्पताल काम नहीं कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी ने बताया कि गाजा में मानवीय स्थिति गंभीर है और ईंधन आपूर्ति की कमी ने उनके राहत कार्यों पर सीधा असर डाला है। इजराइल हमास संकट का आज 21वां दिन। 7 अक्टूबर को हमास द्वारा किया गया हमला अब गाजा के लोगों पर भारी पड़ रहा है। गाजा की एक बड़ी आबादी भोजन पानी के अलावा ईंधन के संकट और अपनों के खोने की जद्दोजहद की लड़ाई लड़ रही है। मदद की आस लगाए बैठे यह लोग जीवन यापन के लिए जरूरी सुविधाओं से भी महरूम हैं। बिजली, पानी और ईंधन की आपूर्ति रोके जाने के बाद लोग यहाँ बेहद मुश्किल हालात में रहने को मजबूर हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी ने बताया कि गाजा में मानवीय स्थिति गंभीर है और ईंधन आपूर्ति की कमी ने उनके राहत कार्यों पर सीधा असर डाला है। उन्होंने जरूरतमंद लोगों तक पहुंच प्रदान करने के लिए मानवीय युद्ध विराम की भी अपील की। गाजा में लोग मर रहे हैं, बुनियादी सेवाएं चरमरा रही हैं, दवाएं खत्म हो रही हैं, भोजन और पानी खत्म हो रहा है। गाजा बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य खतरे के कगार पर है। अगर हमें ईंधन की आपूर्ति नहीं मिली तो हम अपना मानवीय अभियान जारी नहीं रख पाएंगे। इसके अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा कि गाजा के संबंध में साइप्रस और ग्रीस के साथ बातचीत में मानवीय गठबंधन बनाने पर विचार कर रहे हैं। हम मानवीय पहुंच और गाजा की आबादी की सुरक्षा का समर्थन करते हैं। यही बात मैंने सभी नेताओं से कही है। हम कई यूरोपीय देशों, विशेष रूप से साइप्रस के साथ एक मानवीय गठबंधन बनाने जा रहे हैं जो मानवीय समुद्री गलियारे के लिए आधार के रूप में काम करेगा। वहीं मिस्र के रफा से गाजा तक मानवीय सहायता पहुंचाने का सिलसिला जारी है। आज एक मेडिकल टीम और 10 ट्रक पानी, भोजन और दवा लेकर गाजा पहुंचे। मेडिकल टीम में 10 विदेशी डॉक्टरों से युक्त एक चिकित्सा प्रतिनिधिमंडल है जो संकटग्रस्त इलाकों में घायलों को चिकित्सा सहायता प्रदान करेगा। उधर विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक गाजा में लगभग 1000 अज्ञात शव अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं। जो मदद मिल रही है उसकी तुलना में ज़रूरत बहुत ज़्यादा है और ये ज़मीनी हकीकत है। अब तक जो मदद मिली है वो ज़रूरत के हिसाब से सिर्फ 2% ही है। अगर आप गाज़ा की पूरी आबादी तक पहुंचना चाहते हैं तो हमें रोज़ाना अकेले 100 ट्रक भोजन की ज़रूरत होगी।
इस बीच गाजा में पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। हमले के कारण गाजा के 1/3 अस्पताल काम नहीं कर रहे हैं और जो अस्पताल चल भी रहे हैं तो उनमें भी तादाद से कई गुना अधिक मरीज भरे हुए हैं। वहीं ईंधन की किल्लत के कारण अब अस्पताल केवल गंभीर मामलों वाले मरीजों को ही भर्ती कर रहे हैं। युद्ध के दौरान हमें अपने सभी पिछले मरीजों को रिहा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हम केवल उन घायल लोगों को भर्ती कर रहे हैं जिन्हें सर्जरी की ज़रूरत है। नए मरीजों के लिए कोई बेड नहीं बचा है। आईसीयू में अब कोई खाली बेड नहीं है। इस बीच गाजा में रहने वाले लोग हमले से बचने के लिए यहाँ वहाँ आश्रय ले रहे हैं। साथ ही उन्हें खाने पीने के लिए भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। हालत इतनी बदतर हो चुकी है कि उन्हें जीवन जीने की बुनियादी सेवाओं के लिए भी जूझना पड़ रहा है। यह भी कोई जिंदगी है? यह कोई जिंदगी नहीं है। क्या हम इंसान नहीं हैं? कोई भी हमारी परवाह नहीं कर रहा है। हम इंसान हैं, नागरिक हैं, हमारी एक पहचान है, एक जमीन है, एक देश है। बहरहाल मिस्र के रफा क्रॉसिंग से गाजा तक मानवीय सहायता जरूर पहुंच रही है, लेकिन गाजा के प्रभावित लाखों लोगों के लिए यह सहायता सागर में बूंद के बराबर है, जबकि कई ट्रक मानवीय सहायता समेत इंतजार में खड़े हैं। अभी हम आपको यरूशलेम ले चलेंगे, इजराइल, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद हम बात कर रहे हैं इजराइल और हमास के संघर्ष की। आइए हम अपने संवाददाता अमृतपाल सिंह के पास आपको लिए चलते हैं, जो यरूशलेम में मौजूद हैं। उनसे जानेंगे क्या कुछ हालात वहां पर बने हुए हैं। अमृतपाल, गाजा की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। वहाँ पर जो इजराइल की ओर से ग्राउंड और एयर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, उसकी रिपोर्ट अभी हमने अपने दर्शकों को दिखाई। हमास किस तरह से रॉकेट हमले कर रहा है इजराइल के ऊपर, वो भी हमने बताया। लेकिन इस सब के बीच जो गाजा के आम लोग हैं, उनकी क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? देखिए, वो आपकी रिपोर्ट दिखाई चुकी है कि गजा के आम लोगों को जो दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि सीज है इजराइल की तरफ से। बिल्कुल खाने की दिक्कत है, खाना ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। ईंधन की कमी है, हॉस्पिटल्स अफेक्ट हो रहे हैं, शेलिंग तो लगातार हो ही रही है। उसमें मरने वालों की और घायल होने वालों की तादाद लगातार ऊपर जा रही है। अब लेटेस्ट फिगर्स जो गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री ने रिलीज़ किए हैं, 7,300 समथिंग का फिगर है, जिसमें से आधे बच्चे हैं, 3,000 के करीब बच्चे हैं, 1,500 महिलाएं हैं। ये गजा के फिगर्स हैं। चलिए आप डिस्प्यूट भी कर दें, पर ब्रॉडली यूएन इसके आसपास का फिगर दे रहा है, जो कि पार्टी नहीं है इसमें। तो स्थिति तो ख़राब है ही वहाँ। अब सवाल ये है कि गजा के इसको जो लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, इजराइल का बयानिया ये है कि फ्यूल है वहाँ, पर हमास ने कब्जा कर रखा है उस पर, क्योंकि वो अपने रॉकेट्स, अपने मोटार गन्स, अपने जो उनका फाइटिंग मशीन है उसको जारी करने के लिए, और आम लोगों को नहीं दे रहा है। इसमें भी बिल्कुल सच्चाई हो सकती है, क्योंकि हमास भी कोई दूध का धुला हुआ नहीं है, और ऐसा उसका कोई दिल नहीं धड़कता है गाजन्स के लिए। उनका मेन एनिमी है या उनका दुश्मन है इजराइल। तो इस वक्त वो ये सब कुछ कर सकता है जो इजराइल कह रहा है, पर इस सब के बीच जो मानवीय संकट है, जो यूएन चीख चीख के गुहार लगा रहा है कि उसके लिए सभी रिस्पॉन्सिबल हैं। मिस्र और अमेरिका के बीच में जो ट्रीटी हुई है, उसमें 20 ट्रक्स अलाउड है, वो 20 भी नहीं जा पा रहे। कभी 14 जाते हैं, कभी 8 जाते हैं, कुछ दिन 20 भी गए हैं। तो ये स्थिति है, उसके लिए सभी जिम्मेवार हैं और उसकी कीमत अदा कर रहे हैं जो सिविलियंस हैं। इजराइल
कहता है वो कोलैटरल डैमेज है, पर वो मर तो रहे हैं। यूएस और मिस्र की जो भी एग्रीमेंट हो, लोग खाने के बगैर, अस्पताल बंद तो हो रहे हैं। बात ये है कि 12 अस्पताल, 35 अस्पताल हैं उस छोटी सी गाजा स्ट्रिप में, 12 बंद हैं, 5 और बंद होने की कगार पे हैं। सर्जरीज नहीं हो रही हैं, ऑक्सीजन जो मास्क दिए जाते हैं, सिलेंडर्स, वो नहीं चल रहे हैं, डायलिसिस मशीन्स नहीं चल रही हैं। तो स्थिति काफ़ी ख़राब है चंद्रशेखर। ठीक है अमृतपाल, इस सब के बीच जो हमास का एक डेलीगेशन रूस गया था, उसने वहाँ पर एक बयान दिया है। उसने कहा है कि युद्ध विराम हो जाएगा तो जो बंधक हैं उनको हम छोड़ देंगे। तो इसको लेकर के क्या कुछ आपको लगता है, क्या कुछ वहाँ पर इजराइल की ओर से या कोई दूसरे पक्षों की ओर से क्या कुछ रिएक्शन इसको लेकर के आ रहे हैं? इजराइल का कोई रिएक्शन नहीं है इस पे। इजराइल, ये नई डिमांड नहीं है जिस हमास ने वहाँ जाके रूस में जाके दोहराई है। पहले भी उन्होंने कहा है कि हम बंधक तभी छोड़ेंगे जब आप युद्ध विराम कर देंगे। हमास और क्या करेगा? वो जानता है कि इजराइल उनसे कहीं ताकतवर मिलिट्री पावर है। इजराइल अपनी आई पे आया तो ख़त्म ही कर देगा इनको, या ख़त्म नहीं करेगा तो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा देगा कि वो अगले 10-15 साल तक उठ ना पाएँ। और जिस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो ये है कि हम इनको पॉलिटिकली और मिलिटरीली बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। ये नहीं बता रहे वो कि उसके बाद क्या होगा, किसको इंस्टॉल करेंगे, खुद शासन चलाएंगे, ये वो सब वो क्लियर नहीं है। तो हमास की ये कहना नया नहीं है, पर हमास और क्या कहेगा, क्योंकि हमास जानता है कि यही उसकी बेस्ट बेड है। तो इजराइल भी उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। मेरा ख्याल है कि जो नेगोशिएशंस कतर के थ्रू हो रही हैं उसमें कुछ गिव एंड टेक होगा। दोनों साइड्स पब्लिकली जो कह रही हैं वो अपनी मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस रख रही हैं। आप अगर ये नहीं करेंगे तो हम ये नहीं करेंगे। पर जब आप भी जानते हैं जब नेगोशिएशन होती है, कुछ उधर की साइड भी कम होती है, कुछ इधर की साइड भी कम होती है, तो बीच का रास्ता निकलेगा। कब निकलेगा ये बड़ा सवाल है। अमृतपाल, इस सब के बीच आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आप वहाँ पर मौजूद हैं, जो वेस्ट बैंक की अगर हम बात करें, जो फ़लस्तीनियन अथॉरिटी है, वहाँ उनका इस पूरे जो संघर्ष है, युद्ध है, वो क्या कुछ सोचते हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं? मैं अभी यरूशलेम में हूँ, अभी तुरंत वापस आया हूँ आधा घंटा पहले रामल्ला से, जो वेस्ट बैंक है। मैंने आज सारा दिन वेस्ट बैंक में ही बिताया। वहाँ काफ़ी लोगों से मेरी बात हुई और मैंने वो जगहें भी देखी जहाँ कैंप्स पर अटैक हुआ। और आज क्योंकि जुम्मा था तो नमाज पढ़ने के बाद लोग सड़कों पे उतरे और विरोध प्रदर्शन किया। वो सब हुआ, टायर जले, गोलियाँ चली, पुलिस आई, एम्बुलेंसेस जो घायल थे उनको लेके गए, वो सब हुआ, जो कि गाजा में अक्सर होता रहता है, पर अब इस युद्ध के दौरान ज्यादा हो रहा है। 100 से ज्यादा, वैसे मैं आपको बताऊं 110 है वेस्ट बैंक का फिगर। वेस्ट बैंक में, मैं गजा की बात नहीं कर रहा हूं, वेस्ट बैंक में मरने वालों का फिगर 2000 लोग घायल हैं। 700 या 800 लोग, 700 और 800 के बीच में, वो 800 कहते हैं, इजराइल 700 कहता है, उसके बीच में लोग अरेस्ट हुए हैं, जो इजराइल ने अरेस्ट किया और कह रहे हैं कि ये हमास के लोग हैं। जो भी सच्चाई हो, क्योंकि वहाँ के लोग इसको डिस्प्यूट करते हैं। वहाँ स्थिति ये है कि लोग, गजा जैसी स्थिति नहीं है, उससे बेहतर स्थिति है। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी इस वक्त ये कह रही है कि हम इजराइल के ख़िलाफ़ हैं। इजराइल गजा में जो कर रहा है तुरंत रोकना चाहिए। महमूद अब्बास की बड़ी क्रिटिकल स्टेटमेंट्स हैं, पर महमूद अब्बास, जो मेरी लोगों से, आम लोगों से बात हुई, वो कहते हैं कि महमूद अब्बास सिर्फ ये कह रहे हैं, कर क्या रहे हैं, ये तो इजराइल के पिट्ठू हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो मैंने सड़कों पे सुना, रामल्ला की, बेतील की, जो जिन इलाकों में मैं आज गया, आज मैं तीसरी बार वहाँ गया हूँ, तो ये लोग कह रहे हैं कि ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं क्योंकि इनके पास चारा क्या है, और क्योंकि ये पॉलिटिशियन है, पर लड़ाई हमास लड़ रहा है। तो एक तरह की जो आपस में लोगों की सहानुभूति है वो क्लियरली दिखती है, और कह रहे हैं कि ये लोग स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, उसके ज़्यादा ये लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। तो इख्तिलाफात हैं हमास और अल-फतह के बीच में। अल-फतह वो पार्टी है जिससे महमूद अब्बास आते हैं, जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के राष्ट्रपति हैं या प्रेसिडेंट हैं। तो उनकी लिमिटेड अथॉरिटी है, पर हाँ, पब्लिकली वो कंडेम कर रहे हैं इजराइल को और गुहार लगा रहे हैं कि संघर्ष विराम हो। जी,
शुक्रिया। काफ़ी विस्तार से आपने क्या कुछ वहाँ पर डिप्लोमेसी के फ्रंट पे और मिलिट्री ऑपरेशंस के फ्रंट पे क्या कुछ वहाँ पर चल रहा है, काफ़ी विस्तार से हमारे दर्शकों को बताया। बहुत बहुत शुक्रिया अमृतपाल आपका। और यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, एक छोटा सा ब्रेक। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पाकिस्तान की विशेष अदालत ने जेल में बंद इमरान खान की जमानत और प्राथमिकी रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि इन याचिकाओं में कथित तौर पर राज्य के रहस्यों को लीक करने और देश के कानूनों का उल्लंघन करने के आरोप में सिफर मामले में जमानत और पहली एफआईआर रद्द करने की मांग की गई थी। इमरान खान को पिछले साल मार्च में वॉशिंगटन में देश के दूतावास द्वारा भेजे गए एक गुप्त राजनयिक केबल का खुलासा करने के लिए मामला दर्ज किया गया था। चलिए अब आपको दिखाते हैं अमेरिकाना। पिछले काफी समय से चीन और अमेरिका के संबंध कई सारे मुद्दों के कारण काफी तनावपूर्ण रहे हैं। इस बीच दोनों देशों के संबंधों को सामान्य करने की कोशिश भी जारी है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी अमेरिका के दौरे पर हैं। उन्होंने अपने अमेरिकी समकक्ष एंटनी ब्लिंकन के साथ बैठक की है। दोनों देशों की कोशिश है कि संबंधों को सामान्य करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति और चीनी राष्ट्रपति के बीच जल्द ही एक शिखर सम्मेलन करवाया जाए। पिछले कुछ समय से अमेरिका और चीन के बीच कई मुद्दों को लेकर विवाद जारी है और इस दौरान दोनों देशों के बीच रिश्ते तनावपूर्ण रहे हैं। दक्षिण चीन सागर, ताइवान से लेकर रूस यूक्रेन युद्ध और अब इजराइल हमास संघर्ष के बीच दोनों देशों के बीच कई बार जुबानी जंग हो चुकी है। वहीं इस तनातनी के बीच संबंधों की नई सुगबुगाहट के मद्देनजर चीन के विदेश मंत्री वांग यी अमेरिका के दौरे पर हैं। इस अहम दौरे में उन्होंने अपने अमेरिकी समकक्ष एंटनी ब्लिंकन के साथ बैठक की। इस दौरान दोनों नेताओं ने संबंधों की बेहतरी के लिए संवाद पर जोर दिया। चीन और अमेरिका को बातचीत करने की जरूरत है। न केवल इसे फिर से शुरू किया जाना चाहिए बल्कि संवाद गहन और व्यापक होना चाहिए ताकि संवाद के साथ हम समझ बढ़ा सकें और गलतफहमी और गलत निर्णयों को कम कर सकें। आपसी सहयोग से दोनों पक्षों को फायदा होगा। उधर इस मौके पर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने वांग यी का स्वागत करते हुए कहा कि उन्हें विश्वास है कि उनका यह दौरा कई मायनों में सार्थक साबित होगा। मुझे चीन के विदेश मंत्री वांग यी का अमेरिका में स्वागत करते हुए बहुत खुशी हो रही है। मैं अगले कुछ दिनों में रचनात्मक बातचीत के लिए बहुत उत्सुक हूँ। दोनों देशों के संबंधों पर वांग यी के बयान से सहमत हूँ। पिछले कुछ समय में दोनों देशों के बीच संबंधों में आई खटास पर वांग यी ने सहमति जताते हुए कहा कि किसी भी विवाद के समाधान के लिए शांति सबसे अहम है। चीन अमेरिका संबंधों में समय समय पर कुछ परेशान करने वाली आवाजें उठती रहेंगी। किसी भी विवाद की स्थिति को चीन शांति से लेता है। हमारा विचार है कि क्या सही है और क्या गलत है, यह इस बात से निर्धारित नहीं होता है कि किसके पास अधिक ताकत या अधिक मजबूत आवाज है। गौरतलब है कि चीन के विदेश मंत्री वांग यी अमेरिका की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दौरान राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत कई अमेरिकी नेताओं एवं अधिकारियों से भी मिलने वाले हैं। ऐसा माना जा रहा है कि यह यात्रा बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच शिखर वार्ता का आधार बनकर अमेरिका और चीन के संबंधों को स्थिर करने में मददगार साबित हो सकती है। एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद मैक्सिको का अकापुल्को शहर रातों रात चक्रवात की चपेट में आ गया। यहाँ 9 लाख की आबादी रहती है।
श्रेणी 5 के चक्रवाती तूफान ओटिस के कारण 27 लोगों की जान चली गई है। कई लोगों के लापता होने की खबर है। 230 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये तूफान तट से टकराया था। हालांकि इसकी तीव्रता घटने के बाद ये श्रेणी 4 के तूफान में बदल गया है। ओटिस को लेकर अभी भी लोग दहशत में हैं। प्राकृतिक आपदा पर किसी का जोर नहीं होता और जब यह प्रलय का रूप धारण कर लेती है तो विकराल संकट पैदा हो जाता है। प्रकृति ने ऐसा ही कहर ढाया है 9 लाख की आबादी वाले शहर मैक्सिको के आकापुल्को में, जो रातों रात भयानक चक्रवात के चंगुल में आ गया। प्रशांत महासागर के किनारे मैक्सिको के तटीय इलाके चक्रवाती तूफान ओटिस की चपेट में आ गए। श्रेणी 5 का यह तूफान इतना भयंकर है कि इसमें 27 लोगों की जानें चली गईं, जबकि कई के लापता होने की खबर है। तूफान ओटिस ने शहर में ऐसी कोई भी जगह नहीं छोड़ी जहां पर उसकी तबाही के निशान न देखे जा सके। अकापुल्को को जो झेलना पड़ा वह वास्तव में विनाशकारी है। लोग घरों के अंदर रहे, उन्होंने अपनी रक्षा की और इसलिए सौभाग्य से हमारे यहाँ अधिक मौतें नहीं हुई। तूफान बहुत ही तेज था। तूफान ओटिस ने मैक्सिको में भारी तबाही मचाई। सड़कों पर पानी भर गया, घरों और होटलों की छतें उड़ गईं, कारें जलमग्न हो गई और संचार, सड़क और हवाई पहुंच बाधित हो गई, जिससे अकापुल्को एक मलबे की ढेर की तरह नजर आने लगा। 230 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह तूफान तट से टकराया था। हालांकि इसकी तीव्रता घटने के बाद यह श्रेणी 4 के तूफान में बदल गया। ओटिस को लेकर अभी भी लोग दहशत में हैं। कुछ मिनटों की कोशिश के बाद मैंने दरवाजा खोला। लिविंग रूम में जाकर मैंने सोफे को अपनी आंखों के सामने उड़ते देखा। कांच हर तरफ फैला हुआ था। मैंने अपने कमरे में सब टूटते हुए सुना है। जब मैंने दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो मुझे लगा कि हवा मुझे अपने साथ उड़ा ले जाएगी। इमारत को ढकने वाली टीन की चादरें उड़ गई। ऐसा महसूस हो रहा था कि किसी ने बम गिरा दिया है। हमारे पास गैसोलीन नहीं है। हमें डर है कि लोगों के बीच दंगे की स्थिति पैदा न हो जाए। बिजली ठीक करने के लिए अभी तक कोई नहीं आया है। इस तूफान के बाद अस्पतालों में पानी भर गया और मरीजों को इलाज के लिए सुरक्षित इलाकों में ले जाना पड़ा। सरकार ने क्षेत्र में आपातकाल की स्थिति की घोषणा कर दी। रक्षा मंत्रालय ने सफाई प्रयासों में सहायता के लिए मैक्सिको की सेना, वायुसेना और राष्ट्रीय गार्ड के लगभग 8,400 सदस्यों को अकापुल्को में और उसके आसपास तैनात किया है। मालूम हो कि अकापुल्को दक्षिणी राज्य ग्यूरेरो का सबसे बड़ा शहर है, जिसकी अर्थव्यवस्था पर्यटन पर बहुत अधिक निर्भर करती है। गौरतलब है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग की समस्या पर जल्द ध्यान नहीं दिया गया तो वो दिन दूर नहीं जब पूरी मानव सभ्यता किसी त्रासदी के चलते खत्म हो जाएगी। तो अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आज फिलहाल इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।